Hello dear student, this is Anshuman sir, and today we are going to discuss our syllabus of chapter 3. Dear student, we already completed our two chapters, that is first chapter and second chapter. First chapter is electric field and charges, and second chapter is potential difference, electrostatic potential and capacitance. We do thoroughly all the chapters, all the NCERT numericals and some additional numericals, and I also provide some assignment to you, and I hope you completed it. And I just suggested you have to complete your assignment and send on my WhatsApp number, right? I hope all the concept which I am telling to you are clear for you, and you work hard for this. Okay, dear student, now it's time to start our chapter 3, that is the current electricity. So before starting this chapter, we have to discuss the syllabus of this chapter. So dear student, here this is the syllabus for the session 2020 and 21. Here we see the what are the syllabus of that chapter. Dear student, this is the class 12th classification of the chapters. We already cover our these two chapters: electric charges on field, electrostatic potential and capacitance. This contain 24 lectures, and I hope 12 lecture from the first chapter and 12 lecture from the second chapter. And इस तरह से जो आपका यूनिट फर्स्ट है ये कंप्लीट होता है. अब हम यूनिट सेकंड स्टार्ट करने वाले हैं. यूनिट सेकंड जो है वो है आपकी करंट इलेक्ट्रिसिटी. अब ये जो तीनों यूनिट फर्स्ट और यूनिट सेकंड जो है ये तीनों मिलाकर के 16 मार्क्स के क्वेश्चन आ सकते हैं. अब आप देख पा रहे हो कि 70 मार्क्स में 70 नंबर में आपके 16 मार्क्स के जो क्वेश्चंस हैं वो इन दोनों यूनिट से आ रहे हैं. इसका मतलब ये दोनों जो यूनिट्स हैं, मतलब ये जो तीनों चैप्टर्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है. और करंट इलेक्ट्रिसिटी तो कोर है. अगर ये पहले के दो चैप्टर आपके समझ में आए हैं तभी आप चैप्टर 3 को अच्छे से समझ पाएंगे. पहले दो चैप्टर्स में हमने चार्जेस और पोटेंशियल के बारे में डिस्कस किया था. अभी हम जो है कैसे पोटेंशियल के इफेक्ट से चार्जेस का मूवमेंट होता है इसको हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे. इसके टोटल लेक्चर जो है 18 लेक्चर्स हैं, लेकिन हम इसको कम में ही करने की कोशिश करेंगे. चैप्टर थोड़ा लंबा है और अंडरस्टैंडेबल है, इसको आपको समझना पड़ेगा अच्छे से, राइट. तो आइए इसका सिलेबस पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि इसका सिलेबस क्या है, राइट. सो लेट वी सी दैट. तो इसका सिलेबस हम ब्रीफ में देख लेते हैं. सो दिस इज़ द सिलेबस ऑफ चैप्टर 3, दैट इज़ द करंट इलेक्ट्रिसिटी. करंट इलेक्ट्रिसिटी का सिलेबस है और आई होप आप इसको देख पा रहे होंगे. इस द करंट इलेक्ट्रिसिटी. तो इसमें हमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी होती हैं इसका डिस्कशन आज हम करने वाले हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी जस्ट हैव टू अंडरस्टैंड द व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. आफ्टर दैट हाउ द चार्जेस आर free to move in the metallic conductors because there are the free electrons. तो फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से जो कंडक्टर्स होते हैं उसमें इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा. उसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वांटिटी हम पढ़ेंगे, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वेलोसिटी के बारे में पढ़ेंगे जिसे हम कहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी. ड्रिफ्ट वेलोसिटी का मतलब होता है कि जब आप किसी कंडक्टर को या किसी चार्ज को आप इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हो और तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में क्या होने लगता है, ड्रिफ्ट होने लगता है. दैट इज नोन एज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी. आफ्टर दैट वी टॉक अबाउट द मोबिलिटी. मोबिलिटी का क्या मतलब होता है? मोबिलिटी का मतलब कितना फास्ट कोई भी चीज़ मूव कर सकती है, कितना तेज़ी से वो मोबाइल हो सकता है. आफ्टर दैट वी हैव टू डिराइव द रिलेशन विद द मोबिलिटी टू द इलेक्ट्रिक करंट. इलेक्ट्रिक करंट और मोबिलिटी में क्या रिलेशन है इसको हम डिस्कस करेंगे. ये चैप्टर कुछ आपको पढ़ा सा लगेगा क्योंकि आपने ऑलरेडी इसको क्लास 10 में पढ़ रखा है. हम इसमें ओम्स लॉ को भी डिस्कशन करेंगे, ओम्स लॉ के बारे में भी डिस्कस करेंगे. आफ्टर दैट इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस की बात करेंगे. आप लोग जान चुके हैं इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस क्या होता है. वीआई ग्राफ की बात करेंगे. वीआई ग्राफ का मतलब हुआ कि पोटेंशियल और करंट के बीच में जो हम ग्राफ बनाते हैं ये कभी लीनियर आता है, कभी लीनियर नहीं आता है. तो जब लीनियर आता है तो ओम्स लॉ को फॉलो करेगा. लीनियर का मतलब स्ट्रेट लाइन आएगा, तो ये ओम्स लॉ को फॉलो करेगा. अगर लीनियर नहीं आता है तो ये क्या करेगा, और जो कंपोनेंट्स हैं जैसे सेमीकंडक्टर मटेरियल्स हैं उसके लिए जब आप वीआई ग्राफ बनाते हो उसका जो ग्राफ आता है वो नॉन लीनियर आता है. उसके बाद इलेक्ट्रिकल एनर्जी की बात करेंगे जिसको आप किलोवाट आवर में मेजर करते हो. ये सब आप पढ़ चुके हो छोटी क्लासेस में 10th में. एंड पावर P = W/T, ये सब आप जानते हो. इसके बाद हम इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी और कंडक्टिविटी की बात करेंगे. आप देखते हो कि जब आप रेजिस्टेंस का फॉर्मूला डिराइव करते हो R ρL/A, तो वहाँ पे जो रो होता है वो रेसिस्टिविटी कहलाता है, और रेसिस्टिविटी का जो रेसिप्रोकल होता है उसे हम कंडक्टिविटी कहते हैं, राइट. तो ये बेसिक चीज़ें आप जानते हैं. इसके बाद हम रेजिस्टेंस के बारे में, अब यहाँ से कुछ नई चीज़ें आपको मिलेंगी कि जो रजिस्टर होते हैं, जो रेजिस्टेंसेस होते हैं वो कैसे बने हुए होते हैं. तो वो कार्बन के बने हुए होते हैं, दे आर द कार्बन मेड. उसके बाद हम बात करेंगे
देखो कार्बन का ग्रेफाइट एक जो उसका आइसोटोप है वो तो कंडक्टर होता है, लेकिन उसके अलावा जो और कार्बन के अप्रूव होते हैं उसके जो आइसोटोप्स होते हैं वो बहुत अच्छे इंसुलेटर होते हैं, तो हम उनसे क्या करते हैं बनाते हैं, ठीक है। ग्रेफाइट का यूज इसमें नहीं करते हैं। उसके बाद हम रेजिस्टेंसेस को समझने के लिए उसके ऊपर कोडिंग करते हैं। आप देखेंगे रेजिस्टेंसेस के ऊपर सर्कल बने हुए होते हैं, कलर रिंग्स बनी हुई होती हैं। उस रिंग्स की हेल्प से हम क्या करते हैं, रेजिस्टेंस को कोड करते हैं कि इसका रेजिस्टेंस कितना है। आफ्टर दैट वी आर टॉकिंग अबाउट द सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। आप जानते हो सीरीज कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस को ऐड करोगे तो रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ जाती है, और पैरेलल कॉम्बिनेशन में ऐड करते हो तो रेजिस्टेंस की वैल्यू कम हो जाती है। कैपेसिटेंस इसका बिल्कुल से उल्टा होता है, जिसको हमने पिछले वाले चैप्टर में देखा। उसके बाद हम बात करेंगे कि किस तरह से जो है रेजिस्टेंस जो है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस पे क्या असर आएगा, है ना। ये थोड़ी चीज़ें जो हैं, मतलब यहाँ पे हम एक आप ये सब कह सकते हैं कि बेसिक कॉन्सेप्ट को समझेंगे कि करंट कौन कौन से फैक्टर पे डिपेंड करता है या रेजिस्टेंस कौन कौन से फैक्टर पे डिपेंड करता है, राइट। आई होप ये बात समझ में आ गई होगी। अब थोड़ा आगे हम चलते हैं और बात करते हैं। अब इसमें कुछ नई चीज़ें आपको मिलने वाली हैं, और इस चैप्टर में आपको आपके बोर्ड के एग्ज़ाम में जो प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन होते हैं इसमें से लगभग 2-3 जो लगभग 3 प्रैक्टिकल ऐसे हैं जो इसी चैप्टर से मिल जाते हैं। तो अगर ये चैप्टर हम कंप्लीट कर लेते हैं तो जैसे ही हमारा स्कूल ओपन होता है हम जो है उन प्रैक्टिकल्स को क्या करेंगे, सबसे पहले डन करेंगे अपने लैब में जा करके। तो इसमें हम इंटरनल रेजिस्टेंस की बात करते हैं और सेल की बात करते हैं। मैंने आपको शायद एक केमिस्ट्री का वीडियो था, उसको मैंने आपको बताया था कि ये लेक्चर जो है वो आपके फिजिक्स के रिस्पेक्ट में भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंस आ जाती है कि सेल कैसे काम करता है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होता है, इलेक्ट्रोलिटिक सेल क्या होता है, ये कुछ चीज़ें जो हैं आपको आनी चाहिए। पोटेंशियल डिफरेंस और ईएमएफ क्या होता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होता है सेल का, किस तरह से सेल के अंदर केमिकल एनर्जी के फॉर्म में एनर्जी रिस्टोर होती है, और जब सेल को हम ऐड करते हैं तो किस तरह से जो है उसकी एनर्जी जो है बढ़ जाती है सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन में। आफ्टर दैट वी हैव टू discuss a very important rule which is too important for this chapter and your board examination, that is the Kirchhoff's rule। अभी जो Kirchhoff's rule है ये किसी भी कॉम्प्लिकेटेड सर्किट को सॉल्व करने के काम में आता है। आप इसे, ये मतलब यूनिवर्सल लॉ है, ये आप किसी भी सर्किट पे किरचॉफ्स रूल को अप्लीकेबल कर सकते हैं, राइट। इसके सिंपल एप्लीकेशंस देखेंगे। व्हीटस्टोन ब्रिज, इसके बारे में मैंने आपको बताया भी था कैपेसिटर वाले चैप्टर में, C1/C2 = C3/C4। ऐसे ही हम रेजिस्टेंस के केस में देखते हैं कि R1/R2 = R3/R4 हुआ, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है जिसे हम व्हीटस्टोन ब्रिज कहते हैं। और व्हीटस्टोन ब्रिज का एक एप्लीकेशन है मीटर ब्रिज, जो कि आपके प्रैक्टिकल में भी है। तो मीटर ब्रिज को बहुत ध्यान से पढ़ना है, तो ये आपके प्रैक्टिकल एग्जाम में भी आता है। तो मीटर ब्रिज जो है वो व्हीटस्टोन ब्रिज का कंडीशन है जिसमें हम किसी का नोन रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या करते हैं, फाइंड करते हैं। आफ्टर दैट एक बहुत ही सेंसिटिव डिवाइस पे हम आते हैं जिसे हम कहते हैं पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर जो है एक बहुत ही सेंसिटिव डिवाइस होता है जिसकी मदद से हम वोल्टेज को मेज़र करते हैं, ईएमएफ को मेज़र करते हैं, ठीक है। इसके बाद इसके एप्लीकेशन को देखेंगे, किस तरह से हम पोटेंशियल डिफरेंस को मेज़र करते हैं। पोटेंशियोमीटर के 2 एक्सपेरिमेंट आपके सिलेबस में दिए हुए हैं, राइट। तो कुल मिलाकर के 4 एक्सपेरिमेंट तो आपके इसी चैप्टर से हो जाते हैं। अगर ये चैप्टर आप अच्छे से पढ़ लेते हो तो 4 एक्सपेरिमेंट जो आपकी लिस्ट में बोर्ड ने प्रिस्क्राइब किया है उसमें से 4 एक्सपेरिमेंट, 2 पोटेंशियोमीटर के और 2 जो है मीटर ब्रिज के, ये तो इसी चैप्टर से हो जाते हैं, ठीक है। इसके बाद तो पोटेंशियोमीटर के 2 एक्सपेरिमेंट होते हैं, पहला अननोन ईएमएफ निकालना और दूसरा हम 2 सेल के ईएमएफ को क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं, और हम इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। जो बैटरी होती है या जो सेल होता है, सेल के अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं वो चार्जेस के फ्लो को अपोज करते हैं, जिसकी वजह से उसमें एक इंटरनल रेजिस्टेंस जनरेट हो जाता है। हालांकि ये इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत छोटा होता है, लेकिन क्योंकि हम इसकी इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ को स्टडी कर रहे हैं, करंट को बहुत ही अच्छे से बेसिक स्ट्रक्चर को समझ रहे हैं, इसलिए इसको समझना बहुत ही ज़रूरी है। सो डियर स्टूडेंट, ये हमारा चैप्टर का सिलेबस है। ये चैप्टर 3 है। चैप्टर 3 के सिलेबस में हमें इतनी सारी चीज़ें पढ़नी होती हैं। इसके लिए टोटल 18 लेक्चर्स का जो है असाइनमेंट है कि इसमें 18 लेक्चर्स होने चाहिए, और हम प्रयास करेंगे कि इसमें अच्छे से इसको लेकर के चलें, राइट। सो आई होप ये समझ में आ गया होगा। तो सबसे पहला काम आपका ये होना चाहिए, चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले आपको ये सिलेबस अपने चैप्टर 3 से स्टार्ट करने से पहले वाले पेज पे आपको इसको नोट कर लेना है। और आप सभी से जो है सजेशन है, आप लोगों को सजेशन है कि आप क्लास 10th की बुक उठाएं और वहाँ से जो इलेक्ट्रिसिटी कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो आप अच्छे से क्या कर लें, एक बार रिवाइज कर लें, ताकि ये चैप्टर आपको समझने में थोड़ी आसानी हो। आई होप ये एक्सप्लेनेशन आपके समझ में आया होगा, कुछ क्लियरिटी आपके माइंड में आई होगी कि किस
इस तरह से ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, और इससे जो है यूनिट फर्स्ट और यूनिट सेकेंड, मतलब कि शुरू के जो 3 चैप्टर्स हैं, 2 चैप्टर तो ऑलरेडी हम कर चुके हैं, ये तीसरा चैप्टर हम करने जा रहे हैं। तो ये जो तीसरा 3 चैप्टर्स हैं, इनकी मदद से हम लोग लगभग 16 मार्क्स के क्वेश्चन आपके बोर्ड में आने वाले क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। इसलिए इसका इंपॉर्टेंस आप समझिए। अगर ये शुरू के 3 चैप्टर आप अच्छे से पढ़ लेते हो तो आधे से ज़्यादा काम तो आपका ऐसे ही हो गया, राइट। अब देखिए, जो आपकी फर्स्ट बुक है उससे लगभग 40 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं, और जो सेकंड बुक है उससे 30 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपका फर्स्ट और सेकंड यूनिट। फर्स्ट और सेकंड यूनिट इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको आगे की यूनिट समझने के लिए इनकी ज़रूरत पड़ती है। आई होप ये बात मेरी समझ में आ गई होगी। अब आप उसको सीरियसली लेंगे। आपको जो भी असाइनमेंट दिए जा रहे हैं उसको प्रॉपर वे में आप करिए, उसको छोड़िए मत, राइट। ये आपको इसलिए नहीं दिया जा रहा है कि आप उसे छोड़ दें, आपको इसको प्रॉपर वे में करना है असाइनमेंट, और मुझे जो है उसका सोल्यूशन आपको व्हाट्सअप करना है, ठीक है। आई विल चेक दैट एंड आई विल, अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही करते हैं। थैंक यू सो मच।